ये कहानी एक ऐसे पागलपन की है जो चंद कागज के टुकड़ों के खो जाने से शुरू होता है और एक पूरे परिवार के जमीर को खो देने पर खत्म होता है। पतित पावन बाबू एक सीधा साधा रिटायर कर्मचारी जिनकी उम्र भर की कमाई 22 लाख रुपए कोलकाता के शोर में कहीं गुम हो जाते हैं। उस सदमे से उनका दिमाग एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां वे खुद को एक गड़े हुए खजाने का मालिक समझते हैं। पर असली खेल तब शुरू होता है जब उनका बेटा यादव अपने पिता का होश वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि उन खोए हुए रुपयों की भरपाई के लिए अपने स्वाभिमान और अपनी पसंद की बलि चढ़ा देता है। क्या एक झूठे खजाने का सच सामने आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर ये होश में आने की प्रक्रिया एक और बड़ी तबाही का आगाज साबित होगी? सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक मनोवैज्ञानिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पेशकश, मस्तिष्क का रहस्य। जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक साथ पूरे 22 लाख रुपए खो देने के बाद पतित पावन का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया था। बेचारा गरीब इंसान पूरी जिंदगी मामूली तनख्वाह की नौकरी करके बहुत कठिनाई से बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। इधर उधर से कर्ज लेकर और पत्नी के गहने बेचकर अपनी दोनों बेटियों का विवाह कराया। संदेह है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी 22 लाख रुपए को अपना कहने का साहस किया होगा। रिटायर होने के बाद मिलने वाली 14,000 रुपए की मासिक पेंशन और जीवन बीमा के वे 22 लाख रुपए ही पतित पावन की कुल जमा पूंजी थी। वह केवल पैसा नहीं था, वह तो उसकी रगों में दौड़ते खून से भी अधिक कीमती था। कोलकाता शहर के तिलिस्म में न जाने 1 मिनट के भीतर वह पैसा कहां हवा हो गया। असल में क्या हुआ था, घर के लोग इस बारे में ठीक से कुछ नहीं जानते। नंदीग्राम में पतित पावन का घर है। वह अपनी बकाया राशि वसूल करके उसे बैंक में सुरक्षित जमा करने के लिए कोलकाता गया था। 3 दिन बाद वह बहुत ही गंभीर चेहरा लेकर घर लौटा। जीवन के संघर्षों ने पतित पावन के चेहरे से हंसी मजाक तो बहुत पहले ही छीन लिया था, फिर भी वह आमतौर पर ऐसी अजीब और भारी खामोशी ओढ़ने वाला इंसान नहीं था। उसकी आंखों की चमक भी न जाने कहां खो गई थी और देखने का अंदाज भी कुछ बदला बदला सा था। पत्नी अन्नपूर्णा ने व्याकुल होकर पूछा, क्या पैसे मिल गए? पतित पावन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हां, मिल गए। पत्नी ने फिर प्रश्न किया, किस बैंक में जमा किए? सरकारी बैंक में ही किए ना? पतित पावन ने हैरान होकर अपनी पत्नी को देखा और बोला, मैं बैंक में जमा क्यों करूंगा? क्या मैं इतना मूर्ख हूं? मैंने उन्हें सुरक्षित जमीन में गाड़ कर रख दिया है। गाड़ कर रख दिया है? कहां गाड़ा है तुमने? अन्नपूर्णा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पतित पावन ने झुंझला कर कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? जहां कहीं भी हो, मैंने उसे सुरक्षित रख दिया है। इसके बाद धीरे धीरे घरवालों को असलियत समझ आने लगी। पतित पावन ने वो पैसा नियमानुसार वसूल तो कर लिया था, पर उसके बाद कुछ अनहोनी घट गई। या तो वो पैसा कहीं गिर गया, या किसी ने जेब काट ली, या फिर किसी ने झांसा देकर उसे ठग लिया, या हो सकता है कि वो चोरी हो गया हो। घर लौटने के अगले दिन पतित पावन का दिमाग कुछ पलों के लिए थोड़ा साफ हुआ था। उस समय उसकी बातों से बस इतना ही अनुमान लगाया जा सका। बड़ा बेटा माधव जो कुछ कर सकता था उसने करके देख लिया। उसने घंटों अपने पिता से पूछताछ की। वो टीन का सूटकेस जिसे लेकर पतित पावन कोलकाता गया था, उसे एक एक कोने से टटोल कर देखा। कोलकाता जाकर यहां वहां खाक छानी, पर अंत में घर लौटकर उसने हताशा में सिर हिलाते हुए कहा, मां, वो पैसा अब हाथ नहीं आने वाला, वो जा चुका है। अन्नपूर्णा दहाड़े मारकर रोने लगी। न जाने किस फूटी किस्मत के साथ इस घर में कदम रखा था मैंने। एक ओर तो जमा पूंजी हाथ से निकल गई, और दूसरी ओर देखो क्या अनर्थ खड़ा हो गया। माधव, एक बात बता, क्या सचमुच पैसे के दुख में कोई इंसान इस तरह अपना मानसिक संतुलन खो सकता है? क्या समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा? माधव ने झुंझुलाते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं होगा? ये सब तो पिताजी का ढोंग है मां।
इतने सारे पैसे बर्बाद करके आ गए हैं, अब अपना चेहरा कैसे दिखाएं? इसीलिए पागल होने का बहाना बना रहे हैं। अन्नपूर्णा और भी तेज रोते हुए बोली, माधव, तू भी पागल हो गया है क्या, जो उनके बारे में ऐसी बात कह रहा है? क्या वे दिखावा करने वाले इंसान हैं? तू उन्हें जानता नहीं है क्या? माधव ने मुंह लटकाकर अपनी निराशा जाहिर की। अब मैं अपनी मैगजीन का काम कैसे शुरू करूंगा? मैंने कितनी बार कहा था कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। इतने सारे पैसे आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे, पर मेरी बात जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। अब क्या होगा? मैं अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुझे अभी भी अपनी उस मैगजीन की ही चिंता सता रही है माधव? अन्नपूर्णा ने अचरज से पूछा। माधव चिढ़कर बोला, क्यों ना हो मां, आपको अंदाजा भी है कि अगर इस समय में वो मासिक मैगजीन बाजार में उतार देता तो 1 साल के भीतर हम करोड़पति बन जाते। अब कोई दूसरा इस विचार को चुरा लेगा और मैं बस देखता रह जाऊंगा। उस 22 लाख रुपए की राशि में से 4.5 लाख रुपए माधव को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलने वाले थे। उस पैसे के जाने का गम ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। इधर पति की विचित्र हालत देखकर अन्नपूर्णा का हृदय तांप रहा था, और उधर जब उसकी नजर अपनी कुंवारी बेटी पुचकी पर पड़ती तो पैसे के खोने का दर्द आंसुओं के सैलाब की तरह उमड़ पड़ता था। पतित पावन ने अपनी पत्नी को गौर से देखा और पूछा, तुम रो क्यों रही हो? अन्नपूर्णा ने सिसकते हुए कहा, ओ जी, अब हम अपनी पुचकी का विवाह कैसे करेंगे? पतित पावन अचरज भरी नजरों से उसे देखने लगा। पुचकी का विवाह? अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने धूमधाम से पुचकी का विवाह किया था, अब फिर से विवाह की क्या बात हो रही है? माधव की पत्नी, जो अब तक अपनी सास को देखकर आंखें पूछ रही थी, ससुर की ये बात सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने अपने मुंह पर आंचल रख लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो एक बेरोजगार की पत्नी थी, पर संसार की चिंताओं से मुक्त होने के कारण वो बस घर के सुख दुख की लहरों पर बहती रहती थी। अचरज की बात यह थी कि वो दूसरों को देखकर रोती जरूर थी, पर हंसी की बात पर वो केवल अपने आप में ही हंसती थी। पतित पावन अचानक चिल्लाने लगा, पुचकी, पुचकी कहाँ है तू पुचकी? घबराकर सामने आई और बोली, क्या हुआ पिताजी? पतित पावन ने उसे गुस्से से घूरा, तू कैसी लड़की है रे पुचकी? 2 साल पहले इतना खर्चा करके तेरा ब्याह किया और तू अब फिर से ब्याह रचाने की साजिश कर रही है? क्या तूने इसे कोई मजाक समझ रखा है? उसे करीब से देखते ही पतित पावन गुस्से से आग बबूला हो गया। तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया री हरामजादी? क्या तूने एक बार फिर से मेरा दिवाला निकालने का इरादा कर रखा है? क्या एक बार में तेरा मन नहीं भरा? मंझला बेटा यादव कुछ ही दूरी पर खामोश खड़ा ये सब देख रहा था। उसने अपनी आंखों के इशारे से सहमी और भौचक्की खड़ी पुचकी को वहां से चले जाने का संकेत दिया, और वो तुरंत वहां से ओझल हो गई। पतित पावन अब अपने आप में ही कुछ बुदबुदाने लगा था। वो थके हुए स्वर में बड़बड़ा रहा था कि वो अब और नहीं झेल पाएगा। इतनी मशक्कत के बाद अगर उसने 22 लाख रुपए जोगे हैं तो सबकी नजरें बस उसी रकम पर टिकी हैं। जब तक सब मिलकर उस पूंजी को निगल नहीं जाते, तब तक किसी को चैन नहीं मिलने वाला। यादव ने बहुत ही शांत और सुलझे हुए लहजे में कहा, पिताजी, आपके पैसे कहाँ गड़े हैं ये तो हम में से कोई जानता तक नहीं है, फिर आप हम पर शक क्यों कर रहे हैं? पतित पावन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जानने के लिए ही तो तुम सब हजारों तरह के जाल बिछा रहे हो, क्या मुझे समझ नहीं आता? यादव ने फिर से धैर्य के साथ समझाने की कोशिश की, हम जाल क्यों बिछाएंगे? हमें उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे जहां रखे हैं वहीं सुरक्षित रहने दीजिए, हम उन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जिसके मस्तिष्क की गहराइयों में यादों और हकीकत का तालमेल बिगड़ चुका हो, उसे भला कौन समझा सकता है? इस पूरे घर में अगर किसी का दिमाग सबसे अधिक साफ और तार्किक था तो वो यादव ही था। वो सांसारिक प्रपंचों को जितनी गहराई से समझता था, उतनी ही कुशलता से दूसरों को समझा भी सकता था। उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी दृढ़ता थी कि लोग उसकी बातों को अनसुना नहीं कर पाते थे।
मगर आज एक विक्षिप्त मन को तर्क देने की कोशिश में वो भी हार मान गया। पतित पावन का वो बीमार मस्तिष्क अपने बेटे की इस नेक नियति को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो बस अपने मतिभ्रम का एक सिरा पकड़कर अपनी विकृत कल्पनाओं के रथ को बेतहाशा दौड़ाए जा रहा था। उसकी इस पूरी मानसिक व्याधि की जड़ में वे 22 लाख रुपए ही थे। भगवान जाने वे पैसे किस पाताल में समा गए थे, पर दिन रात पतित पावन के जहन में बस उन्हीं रुपयों की चिंता का चक्रवात घूमता रहता था। कभी वो एकांत में खुद से बातें करता, तो कभी अपनी उन उलझनों को राह चलते 10 लोगों को सुनाता फिरता। घर में या बाहर दूसरे लोग चाहे जिस भी विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे हों, पतित पावन उस बातचीत के बीच में कूद पड़ता और घुमा फिरा कर बात को उन्हीं 22 लाख रुपयों पर ले आता। वो उन रुपयों का बखान करता जिन्हें उसने कहीं सुरक्षित गाड़ रखा था और जिन पर पूरी दुनिया की लोलुप नजरें टिकी थीं। वो बड़ी बड़ी योजनाएं सुनाता कि उन पैसों से वो एक दिन ये बड़ा काम करेगा या वो शानदार चीज खरीदेगा। यदि पैसा वास्तव में कहीं गिर गया था और वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया हो जो 22 लाख रुपयों के भारी लालच के आगे अपने ईमान को न बचा पाया हो, इसी क्षीण सी उम्मीद में कुछ अखबारों में विज्ञापन भी दिए गए थे। संयोगवश एक दिन ऐसा ही एक विज्ञापन पतित पावन की नजरों के सामने आ गया और उसे पढ़ते ही वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने गरजते हुए माधव को बुलाया और पूछा, ये विज्ञापन किसने छपवाया है माधव? बोल, ये किसकी करतूत है? माधव ने सकपकाते हुए उत्तर दिया, पिताजी मैंने ही दिया है। मैंने सोचा कि अगर किसी नेक बंदे को वे पैसे पड़े हुए मिल गए हों तो शायद वो लौटा दे। पड़े हुए मिल गए हों? पतित पावन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तेरा दिमाग ठिकाने हैं या तू भी पागल हो गया है? जब मैं बार बार चीख कर कह रहा हूं कि मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से गाड़ कर रखा है, तो वे किसी को रास्ते पर पड़े हुए कैसे मिल सकते हैं? क्या तू मुझे झूठा साबित करना चाहता है? गाड़ दिया है ये तो मैं समझ गया। माधव की आवाज में एक थकी हुई झुंझलाहट थी। समझ गया क्या? समझ गया तू? बोल पाजी, समझ गया का मतलब क्या है? तुझे साफ साफ बताना होगा। पतित पावन का स्वर तीखा और संदेहास्पद हो गया। अगर तू सचमुच समझ गया है कि मैंने पैसा गाड़ दिया है तो जरा मुझे दिखा तो सही कि कहाँ गाड़ा है। बस एक बार दिखा दे, उसके बाद तू उसे जहां चाहे वहां रख देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। खाली मुंह से ये कहना कि गाड़ दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। गुस्से के मारे पतित पावन के चेहरे की खाल झुर्रियों में सिमटकर और भी विकृत हो गई। वो पागलों की तरह चीख कर कहने लगा, तू एक नंबर का शैतान है माधव, बहुत बड़ा बच जाते तू। तूने सोचा है कि इस तरह की झूठी हमदर्दी दिखाकर तू मेरे पैसों का सुराग लगा लेगा? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो अभी के अभी वो विज्ञापन बंद करवा दे और कान खोलकर सुन ले। खबरदार, जो आइंदा तूने मेरे पैसों के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, वो मेरा पैसा है, मैं उसका जो चाहे करूं, तुझे उससे क्या मतलब? यादव ने मामले की गंभीरता को भांप लिया और घर वालों को सख्त हिदायत दे दी कि अब कोई भी पैसों के बारे में ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। पतित पावन को बिना किसी ठोस कारण के उत्तेजित करने से क्या हासिल होगा? जो आर्थिक आघात लगना था वो लग चुका है और वो 22 लाख रुपए अब वापस नहीं आने वाले। अगर पतित पावन का ये भ्रम टूट गया कि पैसा कहीं सुरक्षित गड़ा है, तो शायद उसका बचा कुचा मानसिक संतुलन भी पूरी तरह बिखर जाएगा। उससे बेहतर यही है कि उसकी इस झूठी तसल्ली में सब हाँ में हाँ मिलाकर चलें। शायद इसी बहाने धीरे धीरे वो अपनी स्वाभाविक मानसिक अवस्था में वापस लौट आए। एक दिन किसी दूसरे बहाने से और अपनी असली पहचान छिपाकर एक अनुभवी डॉक्टर भी पतित पावन की स्थिति का जायजा ले गए। उनका कहना था कि अचानक लगे किसी गहरे सदमे से जो विक्षिप्तता आती है वो अक्सर स्थायी नहीं होती और समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। चिकित्सा के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां एक मानसिक चोट से जो इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठा, वो किसी दूसरे अचानक लगे झटके से फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मनुष्य का मस्तिष्क भी बड़ी रहस्यमयी चीज है, बहुत ही बेतरतीब और अनिश्चित।
कब किस तंत्रिका में क्या बदलाव आ जाए, इसके बारे में दावे के साथ कुछ भी कह पाना विज्ञान की पहुंच से बाहर। एलोपैथी के दौर के बाद थोड़ा बहुत आयुर्वेद और देशी जड़ी बूटियों का उपचार भी शुरू हुआ। कभी ऐसा लगता कि पतित पावन की चेतना में कुछ सुधार हो रहा है, तो कभी महसूस होता कि उसका पागलपन और भी उग्र हो गया है। पर कड़वा सच तो यही था कि किसी भी तरह की चिकित्सा से कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा था। घर के सभी लोग भारी मन से दिन काट रहे थे और मोहल्ले के खाली लोगों के लिए ये मुफ्त की सलाह और मशवरा देने का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। पूजा पाठ, मन्नत और तावीज़ों के सुझावों के बीच पूजा और मन्नत तो फिर भी मुमकिन थे, पर पतित पावन के शरीर पर कोई अभिमंत्रित तावीज़ बांधने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। आखिर किस में इतना दम था जो उसके सामने खड़ा होकर ये कह सके कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इस तावीज़ को पहन लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। पतित पावन के भीतर कुछ हिंसक या डरावना कर बैठने का कोई जुनून सवार नहीं होता था। वो कई बुनियादी मामलों में अपना दिमाग आज भी बिल्कुल ठिकाने रखता है। बस यही एक भरोसे की बात है। अगर वो दूसरे पागलों की तरह हिंसक होता और उसे जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता, तो घरवालों की मुसीबत का कोई ठिकाना न रहता। वो हर महीने की पहली तारीख को नियम के अनुसार अपनी एक 4000 रुपए की पेंशन लेकर घर आता है, समय पर स्नान और भोजन करता है और घर की स्वाभाविक गति में ऐसी कोई बड़ी बाधा खड़ी नहीं करता जिससे सबको हर वक्त व्यतिव्यस्त होना पड़े। रात को यदि उसे नींद नहीं आती तो वो किसी दूसरे की नींद में खलल भी नहीं डालता। वो अपने आप में जो कुछ बड़बड़ाता है, उसके शब्द इतने धीमे और उलझे हुए होते हैं कि जब तक कोई जानबूझकर कान न लगाए उसे सुनने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। बड़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी और मूंछों ने पतित पावन के चेहरे को इस कदर ढंक लिया है कि उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ना अब नामुमकिन है। लेकिन उसकी आंखों की ओर देखने पर एक अद्भुत और सिहरन पैदा करने वाली अनुभूति होती है। उन आंखों में एक जटिल और दुर्बोध्य रहस्य किसी असामान्य रोशनी की तरह गहरा गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी मासूम बच्चे की आंखों में अचानक शमशान में रहने वाले किसी कापालिक की भयावह दृष्टि उतर आई हो। पागलपन। हर पागल की अपनी एक निजी विशेषता होती है। पतित पावन का ये पागलपन उसके व्यक्तित्व के साथ बड़ा बेमेल लगता है। ये अप्राकृतिक व्यवहार उसके जैसे सीधे साधे इंसान के लिए अत्यंत अनुचित और अजीब जान पड़ता है। यादव अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहता है, मां, तुम फिक्र मत करो, पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अन्नपूर्णा सिसकते हुए जवाब देती है, न जाने कैसी फूटी किस्मत लेके पैदा हुई थी मैं। यादव दृढ़ता के साथ कहता है, वे सचमुच ठीक हो जाएंगे मां। अगर मैं किसी भी तरह उन 22 लाख रुपयों का इंतजाम कर पाता तो उनका खोया हुआ होश तुरंत वापस आ जाता। दोनों बेटों में से बड़ा बेटा माधव किसी तरह 12,000 रुपए महीने की एक प्राइवेट नौकरी ढूंढने में सफल रहा, पर यादव के लिए 22 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम जुटाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। माधव की नौकरी लगने के बाद यादव ने बहुत सोच विचार किया और अपनी पढ़ाई ना छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। कलकत्ता में रहने वाले अपने एक दूर के चाचा की कड़ी असहमति के बावजूद वो उनके घर जाकर रहने लगा। कॉलेज के रिकॉर्ड में जो नाम कट चुका था उसे बड़ी मशक्कत से फिर से जुड़वाया और पागलों की तरह अपनी पढ़ाई में डूब गया। यादव अच्छी तरह जानता है कि केवल किताबों में सिर खपाने से 22 लाख रुपए हाथ नहीं आते, पर वो और कर भी क्या सकता था। उसे इस अंधेरी सुरंग के अंत में और कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। चाचा के घर पर जब उसे घरेलू कामकाज या बाजार के चक्कर काटने को कहा जाता तो यादव अनसुना कर देता। चाचा की गालियां और ताने वो चुपचाप पत्थर की तरह सह लेता। अगर कभी उसे भोजन के लिए नहीं पुकारा जाता तो वो खुद ही रसोई में जाकर अपनी थाली लगा लेता और फिर रात दिन हफ्ते में 2 किलो वजन घटाने की हद तक पढ़ाई करता रहता।
अंत में चाचा के परिवार वालों ने ये सोचकर उसके नखरे और गलतियां माफ कर दीं कि अगर घर में इतना होनहार और अनुशासित लड़का रहेगा तो शायद उनके अपने आवारा और पढ़ाई से जी चुराने वाले बेटों पर भी कुछ अच्छा असर पड़ेगा। यहां तक कि उसकी चाची ने भी एक दिन चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर उससे कह दिया, अच्छा ठीक है, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तुझे अब बाजार जाकर सौदा लाने की जरूरत नहीं है। ये एक अलिखित सा नियम है कि पढ़ाई के बोझ तले दबकर जो विद्यार्थी जितना अधिक रुग्ण और दुबला दिखाई देगा, वो परीक्षा में उतनी ही शानदार सफलता प्राप्त करेगा। यादव का मामला भी इससे अलग नहीं था। उसकी तपस्या का फल चमत्कारी रहा। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद जैसे ही उसने विश्वविद्यालय के अगले सोपान पर कदम रखा, उसने समाज में जड़े जमा चुकी दहेज प्रथा के विरुद्ध उठने वाले हर आंदोलन के खिलाफ अपनी व्यक्तिगत बगावत का बिगुल फूंक दिया। उसके लिए अब सरोकार बदल चुके थे। अच्छी लड़की मिल जाए तो बेहतर है, और यदि ना भी मिले तो उससे कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं होने वाला। उसे तो बस गपागप दहेज का पूरा सामान चाहिए था, और चाहिए थे पूरे 22 लाख रुपए नकद। 1 रुपया कम भी उसे स्वीकार नहीं था। उसे तो बस पूरे के पूरे 22 लाख रुपए ही चाहिए थे। यादव के बदलते हुए रंग ढंग देखकर अब घर वालों को भी एक अनजानी सी घबराहट महसूस होने लगी थी। जैसा उसका पहले का चेहरा था और जैसा शांत स्वभाव, अब वैसा कुछ भी शेष नहीं बचा था। वो जड़ से लेकर शिखर तक पूरी तरह रूपांतरित हो चुका था। उस गंभीर और सौम्य प्रकृति के लड़के के भीतर अब एक अजीब सी छटपटाहट और चांचल्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जिस इंसान के लिए जीवन अब तक बहुत ही सरल और सीधा था, अचानक उसे अपनी हकीकत को लेकर एक गहरा और नशीला जुनून चढ़ गया था। उसकी व्यवहारिक बुद्धि और विवेक के ऊपर अब एक प्रबल भावुकता ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। बड़ा भाई माधव अक्सर कहता, यदु, तू तो बहुत निर्लज्ज हो गया है, अपनी ही शादी को लेकर इस तरह सरेआम सौदेबाजी। यादव सपाट स्वर में उत्तर देता, आप नहीं समझेंगे भैया, क्या मैं ये विवाह केवल एक घर बसाने के लिए कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। मैं ये सब केवल उन पैसों के लिए कर रहा हूं। यादव के मन में ये धारणा पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि यदि कोई व्यक्ति केवल धन की खातिर विवाह कर रहा है, तो वो अपने इस व्यापार के प्रति जितना चाहे उतना निर्लज्ज होने का हक रखता है। इसी तर्क के साथ वो बड़ी ही बेशर्मी और उत्साह से अपने विवाह की चर्चा करता और दहेज के लेन देन की पूरी सूची मेज पर रख देता। उस सूची को देखकर ही अंदाजा लग जाता था कि लड़की के पिता को अब लगभग 43 लाख रुपए की चपत लगने वाली है। भले ही कुछ भी हो, अपना सर छुपाने की छत न हो, घर की माली हालत जर्जर हो, या लड़के के पिता का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ हो, पर लड़का स्वयं तो परीक्षाओं के चक्रव्यूह को भेदने में असाधारण रूप से निपुण है। इसी योग्यता के बल पर बिचौलिया आखिरकार पूरे 60 लाख रुपए के दहेज वाली एक लड़की का प्रस्ताव लेकर द्वार पर आ खड़ा होता है। लड़की का पिता नकद 38 लाख रुपए देने पर सहमत हो जाता है। बिचौलिए का मोटा कमीशन और अन्य खर्च काटकर जो शुद्ध राशि हाथ में आने वाली थी, वो थी पूरे 32,30,000 रुपए। यादव की आंखें चमक उठती हैं। हाँ, बिल्कुल यही तो चाहिए। उसे अब इस बात पर घोर अचरज होता है कि अब तक उसका ध्यान इस बुनियादी बात पर क्यों नहीं गया कि लड़के के विवाह के बाजार में भी इतनी बड़ी रकम हाथ लग सकती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऊपर के जो 10,30,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, उसी से प्रीति भोज और विवाह के अन्य तड़क भड़क वाले खर्चों को निपटा दिया जाएगा और उसके अपने हाथ में बचेंगे पूरे 22 लाख रुपए नकद। अगर वो शुरू में केवल 22 लाख रुपए ही मांगता, तो जिस बड़े मिशन के लिए उसने ये सारा प्रपंच रचा था, वो लक्ष्य ही अधूरा रह जाता, क्योंकि विवाह के आडंबरों में उस मूल राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता। पूरी रस्मों के साथ विवाह संपन्न हो गया। दुल्हन हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली, पर हर सौदे में पूरी तरह मुनाफा नहीं होता। दुल्हन का रंग गहरा सांवला है और शरीर कुछ भारी। उसका चेहरा कुछ चपटा सा है और बाईं आंख इतनी छोटी है कि उसमें जैसे कोई रोशनी ही नहीं है। यहां तक कि दुल्हन का नाम भी कोई बहुत सुरुचिपूर्ण नहीं है, कालीदासी। यादव ने विवाह से पहले ही लड़की को देखा था।
फिर भी सुहाग रात की उस निस्तब्ध रात में उसे अपनी पलकें झपकाने में एक अजीब सा कष्ट हो रहा था। ये वो शारीरिक थकान नहीं थी जो अक्सर उपवास या अनिद्रा के कारण होती है, बल्कि ये तो एक मानसिक भारीपन था जो उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। क्या तुम्हें नींद आ रही है? यादव ने दबी आवाज में पूछा। दुल्हन ने धीरे से नकारात्मक भाव में अपना सिर हिला दिया। तुम्हारे गाल पर यह गहरा कटा हुआ निशान कैसा है? बचपन में एक फोड़ा हो गया था, दुल्हन ने बहुत ही धीमी और कर्कश आवाज में उत्तर दिया। लड़की को पहली बार देखते समय ऐसा महसूस हुआ था कि दुल्हन की आवाज कुछ सख्त है, पर अब जब बनावटी शर्म का वो पर्दा उठ गया है तो वो आवाज कानों में किसी बेसुरी ध्वनि की तरह चुभ रही थी। यादव ने एक लंबी और ठंडी सांस लेने की कोशिश की, पर उसने उस आह को अपने भीतर ही घोंट लिया, लेकिन एक बहुत ही बड़ी जम्भाई को वो चाह कर भी किसी तरह रोक नहीं सका। बहुभोज का सारा हंगामा शांत होने के अगले दिन सुबह पतित पावन घर के सामने वाले बरामदे में बैठकर बहुत ही गंभीर मुद्रा में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। घर में जब से विवाह का शोर शराबा शुरू हुआ था, तब से वो बिल्कुल खामोश पड़ गया था। वो एक अजीब सी विस्मय भरी दृष्टि और गहरी एकाग्रता के साथ हर किसी की भाग दौड़ और उत्सव की चहल पहल को देख रहा था। कल पूरा दिन वो उसी स्थान पर जमा रहा जहां भोज का पकवान पक रहा था। शाम ढलने के बाद से वो बरामदे के कोने में रखे ऊंचे स्टूल पर किसी मूर्ति की तरह आधी रात तक बैठा रहा। घर के सदस्यों या मेहमानों ने जब उससे संवाद करने की कोशिश की तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आज सुबह वो बहुत विलंब से सोकर उठा, मौन रहकर अपने नित्य कर्म निपटाए और चाय नाश्ता करने के बाद बाहर आकर बैठ गया। वो अपने जीवन में कभी चाय नहीं पीता था, पर आज उसने विशेष रूप से मांगकर चाय पी। घर के सभी लोग ये देखकर अचंभित थे कि न जाने ये उसके किस नए मानसिक विकार का संकेत है। हुक्का पीते हुए वो अपने मन के किस अंधेरे कोने में क्या सोच रहा था ये तो वही जाने। तभी पुचकी बहुत ही उत्तेजित होकर दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, जल्दी भीतर आइए, देखिए क्या अनर्थ हो गया है। क्या हुआ रे पुचकी? पतित पावन ने हुक्का एक तरफ रखा और घबराहट में तुरंत उठ खड़ा हुआ। पुचकी के पीछे पीछे वो आंगन में आया और देखा कि एक कोने में यादव कुदाल लेकर बहुत गहराई से मिट्टी खोद रहा है। आसपास घर के सभी सदस्य अपनी आंखें फाड़े इस दृश्य को निहार रहे थे। पास जाकर पतित पावन ने व्याकुल होकर प्रश्न किया, ये क्या कर रहा है यदु? यादव ने उत्तेजना और हाव भाव के साथ कहा, पिताजी, आपके वे 22 लाख रुपए मिल गए हैं। कन्हाई यहां बांस गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा था, तभी अचानक कुदाल से टकराकर कुछ बजने की आवाज आई। टन। ये कहते हुए यादव ने गड्ढे के भीतर हाथ डाला और कांसे का एक बड़ा लोटा बाहर निकाल लिया। लोटे का मुंह पूरी तरह सील बंद था। क्या तुमने अपने वे 22 लाख रुपए इसी के भीतर सुरक्षित रखे थे? पतित पावन कुछ पलों के लिए बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे वे 22 लाख रुपए? पतित पावन कभी इसके चेहरे की ओर देखता तो कभी उसके चेहरे की ओर। वो अपनी भवें सिकोड़कर अपनी धुंधली यादों के कोहरे में कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे वे पैसे यहां कहां से आएंगे? वे पैसे तो कोलकाता में बैंक में जमा करने के समय ही चोरी हो गए थे। आंगन में खड़े सभी लोग सन्न रहकर पतित पावन के मुंह की ओर ताकते रह गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि सबकी सांसें सुनाई दे रही थीं। यादव ने सूखे और कांपते हुए स्वर में प्रश्न किया, पर आप ही तो दिन रात चिल्लाते थे कि आपने पैसा जमीन में गाड़ कर रखा है। पतित पावन की भवों की सिकुड़न और गहरी हो गई। उसने गहरी चिंता और उलझन में डूबकर कहा, क्या मैं ऐसा कहता था? मुझे भी अब ऐसा कुछ धुंधला सा याद तो आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग जैसे कुछ ठिकाने नहीं था। क्या मैं बीमार पड़ गया था?
यादव अब गड्ढे से उठकर सीधा खड़ा हो चुका था। वहां से साफ दिख रहा था कि उसकी नई दुल्हन अपना भारी शरीर और चपटा चेहरा लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ कमरे की चौखट पर आकर खड़ी हो गई है। वो अपनी मोटी उंगलियों से घूंघट को थोड़ा हटाकर आंगन का ये तमाशा देख रही थी। यादव की आंखों की वो भटकती हुई और उजड़ी हुई दृष्टि जब वापस लौटी तो उसकी दोनों आंखें गुड़हल के फूल की तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी। पिता के चेहरे की ओर नफरत और हताशा से देखते हुए उसने अपने दांत पीस कर कहा, बीमारी? आप जैसे लोगों को कभी बीमारी होती है? ये सब आपका ढोंग है, सिर्फ एक नाटक। दूसरे बहाने से घर आए उस अनुभवी डॉक्टर ने एक दिन फिर यादव की स्थिति देखी। उन्होंने बताया कि अचानक लगे किसी गहरे मानसिक आघात से जो विक्षिप्तता आती है वो अक्सर स्थायी नहीं होती और समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। चिकित्सा के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां एक भयानक चोट से जो इंसान पागल हुआ वो दूसरे किसी अचानक लगे झटके से फिर से पूरी तरह स्वस्थ भी हो गया। पतित पावन को शायद उस विख्यात पागल की कहानी याद नहीं थी जो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था और सिर फटने के कारण 3 दिनों तक अचेत रहा था, पर जब उसकी चेतना वापस आई तो वो बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य इंसान बन चुका था। मनुष्य का मस्तिष्क भी बड़ी विचित्र और रहस्यमयी चीज है। कब और कैसे किस तंत्रिका में क्या बदलाव आ जाए इसके बारे में दावे के साथ कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। समाप्त।